इधर एक सांप काट दिया, इधर एक पाइथन। बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए होता होगा ना ये सब शूट करते समय। हाँ, हर दिन हमारा एक्टर्स नो टाइम पे नहीं आएगा। एग्जैक्टली वो तो ओनर अपने हिसाब से आएगा। पर कितना रिस्क होता है इस तरह से शूट करने में? ये दिल्ली का ट्रैफिक में ज्यादा रिस्क है। नीलगिरी में शोला ग्रासलैंड बहुत कम हो गई है क्योंकि कमर्शियल प्लांटेशन ने बहुत ज्यादा जगह ले ली है। 90% of the Nilgiri landscape has been transformed for human use. कहा जाता है कि जंगलों को मनुष्य से दूर रखना पड़ेगा तभी आप इसे संरक्षित कर पाएंगे। ये वाइल्ड लाइफ पूरा हमारा साथी है, so we have to allow those species to live alongside us. बहुत सारी खबरें आती है बाघ आया बच्चे को उठाकर ले गए क्योंकि हम उनके जंगलों में घुस रहे हैं तो वो अब हमारे इलाकों में घुस रहे हैं। India is an example for the world of how people can somehow adapt and live alongside wildlife. हाय, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं कड़क। आप हमारे पॉडकास्ट में अलग अलग तरह के फिल्म मेकर्स से मिलते हैं जिन्होंने अलग अलग तरह की फिल्में बनाई होती हैं, लेकिन आज जो फिल्म मेकर हमारे साथ हैं वो बहुत स्पेशल हैं क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ फिल्में बनाते हैं और जंगलों में जा कर के जानवरों को कैप्चर करते हैं, चिड़ियाओं को कैप्चर करते हैं। जिन चीज़ों के बारे में हमने सिर्फ इमेजिन किया होता है उसको अपने लेंस से वो हमारे सामने पेश करते हैं। हमारे साथ हैं संदेश कटूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आप लद्दाख से आ रहे हो, सीधा दिल्ली पहुंचे हैं। इतना गर्म है दिल्ली में। हाँ लद्दाख तो ठीक था। हाँ, ऑफ कोर्स एकदम कॉन्ट्रास्ट ट्रांजिशन हुआ है आपका। आपकी जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री आई है नीलगिरीज, उस पे बात करेंगे। बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, पर फिर भी क्या था इस सब्जेक्ट में ऐसा खास कि आपको लगा कि नहीं, मुझे इस पर काम करना चाहिए? हमारा नीलगिरीज पूरा इंडिया में इतना यूनिक जगह है, इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी, मगर इसके ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर एक कहानी भी नहीं था, एक डॉक्यूमेंट्री भी नहीं था। इतना लिटरेचर है, 100 साल का लिटरेचर है इस जगह में, मगर क्यों ये यूनेस्को ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व, इसका यूनिकनेस क्या है, वो सब स्टोरीज को एक ही कंबाइन करके हम लोग सोचा एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। तो रोहिणी नीलकणी मैम, तो उनका घर भी वहाँ पे है, उसका फिलैंथ्रोपी है, रोहिणी नीलकणी फिलैंथ्रोपीज। उसका मेन मिशन है एजुकेशन। तो हम लोग सोचा हमारा आसपास इस जगह के ऊपर पहले वाला डॉक्यूमेंट्री हम लोग बनाएगा। एजुकेशन तो फंडामेंटल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट टू ब्रिंग अबाउट चेंज इज एजुकेशन। सो हम लोग सोचा ठीक है, चलो एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा हमारा नीलगिरीज के ऊपर। सो 2-3 साल स्पेंड करके डॉक्यूमेंट्री तो बनाया। तो जो नीलगिरी का जो लैंडस्केप है बहुत खूबसूरत है। आपकी मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, जो उसकी शुरुआत होती है हॉर्नबिल से होती है। आप उस सुंदर लैंडस्केप का इस्तेमाल कर सकते थे, टाइगर्स, एलिफेंट्स, किसी भी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते थे, या आपने जो वो रेयर यूनिक एनिमल्स अपने डॉक्यूमेंट्री में कैप्चर किए हैं उसका इस्तेमाल कर सकते थे। जब मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी मेरे दिमाग में सवाल आया कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि हॉर्नबिल से क्यों शुरुआत की, क्या वजह थी, क्या कोई थॉट था इसके पीछे? हाँ, क्योंकि हॉर्नबिल भी इतना यूनिक स्पीशीज है। अभी इधर दिल्ली में एक बहुत यूनिक कहानी हो रहा है। दूसरा हॉर्नबिल को फीडिंग कर रहा है इधर लोधी गार्डन में। तो 3 साल पहले हम लोग सोचा अभी ठीक है, सब लोग को टाइगर तो मालूम है, लेपर्ड भी मालूम है। मैं सोचा एक यूनिक स्टोरी तो चाहिए, यू नीड अ गुड स्टार्टिंग स्टोरी। तो हमारा पूरा फिल्मिंग का एंडिंग में हमें देखा एक छोटा हॉर्नबिल, वो नेस्टिंग बिहेवियर इतना अलग है, इतना यूनिक है, मगर वो बाहर आने का शॉट तो किसी को नहीं मिला होगा, बहुत रेयर है। तो हम लोग को वो शॉट मिला, तो मैंने सोचा अभी मिल गया, एंडिंग तो मिल गया। तो मैंने सोचा एंडिंग मिल गया तो वो सेम स्टोरी शुरू में भी शुरू करेगा तो बहुत यूनिक होगा। और हॉर्नबिल का वो आवाज़ भी इतना यूनिक है। सो मैंने सोचा कॉल भी यूनिक है, वो बड़ा चिड़िया इतना यूनिक बर्ड भी इतना अलग है ना। तो मैंने सोचा टाइगर, लेपर्ड वो सब छोड़ो, हाथी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चिड़िया से शुरू करेगा क्योंकि उसका कॉल है और उसका बिहेवियर भी यूनिक है। तो दोनों साइड मिल गया, शुरू भी मिल गया और एंडिंग में भी हॉर्नबिल का स्टोरी होगा। सो आई थॉट इट्स अ यूनिक वे टू स्टार्ट द फिल्म using sound, and the sound echoes through the mountains. So we could use the hornbill sound to
bring the landscape alive. So we started with the hornbill. आपकी फिल्म कोएग्जिस्टेंस की बात करती है और अगर हम नीलगिरी की बात करें तो ये सिर्फ जंगल नहीं है, यहाँ का कल्चरल लैंडस्केप भी बहुत रिच है। तोड़ास, कोटास ऐसी कई ऐसी प्रजातियां हैं जो यहाँ पर रहती हैं इन जंगलों में। जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, जब हम कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि जंगलों को या पर्यावरणों को मनुष्य से दूर रखना पड़ेगा, तभी आप इसे संरक्षित कर पाएंगे, आप इन्हें बचा पाएंगे, क्योंकि हमने सब बर्बाद कर दिया है। तो क्या जब आप शूट कर रहे थे तो भी आपको उस दौरान कुछ ऐसा लगा कि क्योंकि वो प्रजातियां वहाँ रहती हैं तो क्या उस वजह से उन जंगलों का संरक्षण हो रहा है, या वहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? वो कॉम्बिनेशन है ना। अभी ये हमारा ये जंगल है, ये है सेपरेशन नीलगिरीज में नहीं कर सकता है, क्योंकि टी एस्टेट में इतना वाइल्ड लाइफ है। हमारा गार्डन में भी इतना यूनिक वाइल्ड लाइफ है। तो एक यूनिक चीज़ है, डॉक्यूमेंट्री में आप देखा होगा, वो लिजर्ड का बारे में, वो नीलगिरी सेलिया, वो जंगल में तो नहीं है, आपका गार्डन में, आपका घर का सामने है, मगर वो स्पीशीज फुल वर्ल्ड में किधर भी नहीं मिलेगा। इट्स एन एंडेमिक स्पीशीज। सो हम लोग सोचा ये तो लोग को नहीं जानता है क्या यूनिक है, हमारा घर का सामने ये स्पीशीज है कि नहीं वो भी पता नहीं है लोग को, मगर वो स्पीशीज भी सिर्फ नीलगिरीज में मिलेगा और दूसरा जगह में तो नहीं मिलेगा। सो इतना टाइप का बहुत सारा चीज स्टोरीज है, नीलगिरी चिलपन, ये सेलिया स्पीशीज, इतना यूनिक एंडेमिक स्पीशीज है, और ये सब हम लोग थोड़ा जगह नहीं देगा तो they won't be able to survive. So we can better increase the habitat. We can have, we can't draw boundaries. ये wildlife है, सिर्फ wildlife sanctuary में रहने वाला जानवर है, ऐसा नहीं बोल सकता है ना, क्योंकि ये wildlife पूरा हमारा साथी है. So we have to allow those species to live alongside us as they have always lived, because now they've adapted to live alongside us. ये जानवर सिर्फ ये टाइगर है, सिर्फ टाइगर रिजर्व में बैठना चाहते हैं, ऐसा सोच में भी नहीं आना पड़ेगा. हम लोग we have to think beyond the boundaries of national parks, tiger reserves, wildlife sanctuaries, because these wildlife is living in the tea estate. So we have to allow them, we have to allow corridors. ये wildlife sanctuaries को protection देना पड़ेगा, corridor बनाना पड़ेगा, and we have to allow them to live alongside, because they are part of the fabric of what nature is. Nature and culture are the same. We have to allow them to coexist. एक शॉट है उसमें जब टी स्टेट में ब्लैक पैंथर घूम रहा है और वहाँ से बहुत सारे जानवर होके निकलते हैं, वहाँ पे लोग भी हैं और वाइल्ड लाइफ भी है, साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं. तो क्या जैसे अभी तो लोगों को जैसे ये लगता है ना, बहुत सारी जगहों पे, उत्तराखंड में भी ऐसे होता है, बहुत सारी खबरें आती है, बाघ आया बच्चे को उठाकर ले गया, और क्योंकि हम उनके जंगलों में घुस रहे हैं तो वो अब हमारे इलाकों में घुस रहे हैं. तो अगर हम इस कोएग्जिस्टेंस को ऐसे देखें और डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से समझें, तो अगर हम इस तरह से देखेंगे कि नहीं, नेचर कैन फाइंड इट्स वे, तो क्या ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल तो हो जाएगा. हमारा इंडिया में 1.4 बिलियन पीपल है, येट हमारा टाइगर का पॉपुलेशन फुल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है. We have 75% of the world's wild tiger population हमारा इंडिया में है. But how can tigers and people coexist? It's difficult, right? नहीं होगा. But we have shown that India is an example for the world of how people can somehow adapt and live alongside wildlife. But in India में Nilgiris is an amazing example of coexistence. Tea estate में आपने देखा वो Black Panther का family, सब 5-6 leopard है एक छोटा tea estate में, and there is no conflict with humans. तो ये कैसे होता है? Because वो animals को भी intelligence है. They have understood, okay, ये tea estate labor 8 बजे को आएगा, 6 बजे को जाएगा, तो हम लोग 6 बजे को आएगा, 8 बजे को निकल जाएगा यहाँ से. So the wildlife has learned to live with people. They've learned people's timings. वो इतना बजे को आएगा जाएगा, तो वो बाकी टाइम में वो आएगा, वो घास खाना खाएगा. तो they live within the rules that we have established. But can we allow them to live alongside us? Do we have what it takes to share? हमारा wilderness थोड़ा
शेयर करना है ना, they've learned to live with us, we have to learn to live with them. ये हमारा ही प्रॉब्लम है, मतलब हम ही नहीं सीख पा रहे उनके साथ रहना, क्योंकि अक्सर उत्तराखंड में अगर पहाड़ों के पास सटे गांवों की अगर हम खबरें सुनते हैं तो हम अक्सर सुनते हैं कि बाघ आया, बच्चे को उठा के ले गया, जानवर को उठा कर ले गया। एक एग्जाम्पल है नीलगिरी का, जहाँ पर एक को एग्जिस्टेंस है। एक एग्जाम्पल है ये। तो ये हमारी तरफ से ही गलतियां हो रही हैं जिस वजह से जानवर हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, अभी तो इतना जंगल खत्म हो गया है पूरा इंडिया में। आप पूरा इंडिया में देखो, हमारा सिर्फ 5% बाकी है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, सिर्फ 5% है। वो उसमें भी हम इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो हैबिटेट में इतना प्रेशर हो गया है, तो जानवर को जगह नहीं है जाने को, कॉरिडोर्स भी नहीं है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है अभी। सो वन सोल्यूशन एक क्या है कि वो प्रोटेक्टेड एरियाज को कॉरिडोर से कनेक्शन करना पड़ेगा। वो कॉरिडोर्स ऐसा होगा तो प्रेशर भी कम होगा, और जानवर को भी जगह मिलेगा जाने को, आने को। अभी तो नहीं है, अभी सिर्फ आइलैंड्स है, तो क्या हो गया है, प्रेशर भी बढ़ गया है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट भी ज्यादा हो गया है अभी। शोला ग्रासलैंड पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट्री में भी बताया गया है कि कैसे वो वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं, इट्स लाइक इट्स स्पंज, और फिर वो उसको छोड़ती हैं। पर अभी नीलगिरी में शोला ग्रासलैंड बहुत कम हो गई है, क्योंकि कमर्शियल प्लांटेशन ने बहुत ज्यादा जगह ले ली है। तो जब ऑफ कोर्स आप पहले भी नीलगिरी गए होंगे और आपने पढ़ा सुना देखा होगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बदल रहा है उस लैंडस्केप को, या इट्स फाइन, दे हैव अडैप्टेड इट? नहीं, इस लैंडस्केप इतना बदल गया है। 90% ऑफ द नीलगिरी लैंडस्केप हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फॉर ह्यूमन यूज। तो हमारा टी एस्टेट्स, ये रोड्स है, काफी डेवलपमेंट है, वो सब तो बदल गया है। मगर द वाटरशेड एरिया है ना शोला, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम है, क्योंकि हमारा बारिश सब उसमें स्टोर होगा, और उसके बाद वो पानी का रेगुलेशन भी शोला ग्रासलैंड से होगा, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम। तो बिना शोला ग्रासलैंड वो तो पानी चला जाएगा। तो हमारा बेसिक नीड पानी होगा ना, सो वी नीड दीज इकोसिस्टम्स टू हेल्प रेगुलेट वाटर। All these mountains, Himalaya, Western Ghats, are the source of fresh water that we all need in order to survive. So it's very important to protect these landscapes. Okay. So आपने जब ये पूरा फिल्म शूट किया तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या शूट करना था आपके लिए? सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ को कैप्चर करने में लगा? और इसी के साथ जुड़ा मेरा एक और सवाल कि वो एक ऐसा शॉट जो कैप्चर करने के बाद आपको लगा हो कि मेहनत सफल हो गई? तो ये तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा पहले वाला बायोस्फीयर रिजर्व, और एक स्टेट में नहीं है ये, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तीनों स्टेट का जगह है, 5,500 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो हमारा एरिया, इतना बड़ा एरिया कवर करने को बहुत मुश्किल था, मगर हमारा बहुत अच्छा टीम है, हमारा कैमरा टीम, हमारा प्रोडक्शन टीम, और नीलगिरीज का लोग भी इतना सपोर्ट किया। उनका घर भी ओपन किया। हम लोग 2 साल अच्छा। 2 साल कंटिन्यूसली नीलगिरीज में फिल्मिंग किया, और स्टोरीज में सब छोटा, वो आपने देखा ड्रैगन फ्लाई का स्टोरी, हाँ, वो तो हॉर्नबिल का कनेक्शन हो गया, और फ्रॉग्स का स्टोरी भी था मॉनसून टाइम में। तो इतना अलग स्टोरीज हम लोग ज्वाइन किया, और मेरा सबसे फेवरेट सीक्वेंस है हमारा हॉर्नबिल का, क्योंकि वो हॉर्नबिल का सीक्वेंस कोई नहीं डॉक्यूमेंट किया था इस टाइप में। तो छोटा वाला बाहर आने का, so that was my special moment in the film. Also मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, मार्टिन्स, what do we call them? नीलगिरी मार्टिन्स, yes, वो बहुत रेयर हैं, तो वो कैप्चर करना भी आपके लिए मुश्किल रहा होगा। उसमें कितना समय लगा? ओ, नीलगिरी मार्टिन का तो हम कोई नहीं देखा अभी तक। सिर्फ एक फोटोग्राफर है, प्रकाश रामकृष्णन, उनका फुटेज था। उनको एक बार नीलगिरी मार्टिन एक मलाबार जायंट स्क्विरल को पकड़ के खा रहा था, वो तो मेन फुटेज उनका होगा।
वो तो ऑलमोस्ट 6-7 साल अच्छा, पहले हाँ, डॉक्यूमेंट किया हाँ, था। वो इतना रेयर स्पीशीज है, अभी तक मैंने नहीं देखा नीलगिरी मार्टिन। ओके, क्योंकि आई वाज रीडिंग अबाउट इट, तो मुझे लगा मैं आपसे पूछती हूँ कि कितना मुश्किल होता है उसे कैप्चर करना। हाँ, कभी वो नीलगिरी मार्टिन तो सबसे खतरनाक स्पीशीज है। अभी तक कोई इतना फोटोज भी नहीं है, नहीं इतना है, डॉक्यूमेंटेशन भी हाँ, नहीं है, हाँ, उसका नॉर्मल बिहेवियर भी किसी को नहीं जानता है। हम्म। तो इस टाइप का स्पीशीज डॉक्यूमेंट करने के लिए तो बहुत मुश्किल है। पर कितना रिस्क होता है इस तरह से शूट करने में? ये दिल्ली का ट्रैफिक में ज्यादा रिस्क है। हम्म, हाँ, जानवर का डॉक्यूमेंट करने के लिए इतना रिस्क तो नहीं है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अच्छा, और स्लॉथ बेयर तो हम्म, थोड़ा डेंजरस स्पीशीज है। और वो बाकी सब तो हम लोग थोड़ा दूर से दिखता है ना, इतना नजदीक नहीं जाएगा। तो थोड़ा दूर से दिखेगा तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। इतना रेयर है स्पीशीज, हम लोग देखने को वी शुड कंसिडर आवरसेल्व्स लकी। और कौन सा ऐसा शॉट है फिल्म का जो शूट करने में आपको लंबा समय लगा लेकिन फाइनली वो वैसा ही कैप्चर हुआ जैसा आप चाहते थे? सबसे ज्यादा टाइम हमारा टाइगर भी बहुत रेयर है। वो ब्लैक पैंथर का सीक्वेंस भी ऑलमोस्ट 6-7 महीना लगा वो ओके, पूरा सीक्वेंस लेने को। कभी कभी हमारा 7-8-9 बंदे था ना फील्ड में, तो पूरा एक टीम इधर एक टीम इधर, एक एक शॉट के लिए ऑलमोस्ट मिनिमम 2 weeks 3 weeks तो बहुत ज्यादा पेशेंस भी चाहिए होता होगा ना ये सब शूट करते समय? हाँ, हर दिन हमारा एक्टर्स नो टाइम पे नहीं आएगा। एग्जैक्टली वो तो ऑनर अपने हिसाब से आएगा। करेक्ट करेक्ट। एंड हाउ मच लक मैटर्स? लक इज एट द कोर ऑफ एवरीथिंग। कभी कभी लक मिलेगा तो एक दिन में शॉट मिलेगा, बट समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट टेक्स परसिवियरेंस विथ लक। द कॉम्बिनेशन इज व्हेन यू गेट योर शॉट। अगर जैसे जब भी मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करती हूँ या फिल्म मेकिंग की बात करती हूँ, तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंस है। बहुत वजहों से महिलाएं इस फील्ड में अपना करियर नहीं बना पाती हैं, क्योंकि लंबे लंबे समय आपको जंगलों में रहना है, महीनों महीनों तक घरों से दूर रहना है। तो आपको क्या लगता है कि अब समय के साथ ये सोच बदल रही है क्या? अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है इस तरफ? वो तो बढ़ रहा है। अभी तो इतना सारा फीमेल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स भी है। हमारा पूरा इंडिया का ऑस्कर अवार्ड विनिंग कार्तिकी गोंजाल्वेस, वो भी नीलगिरीज का, उनका डॉक्यूमेंट्री वो एलिफेंट का बारे में, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर, उनका तो आप सुना होगा, एलिफेंट विस्परर। Yes. So definitely the scope has increased and there are more female wildlife photographers, filmmakers now than before. जब भी एनवायरनमेंट की बात आती है ना, तो हम इसको वाइल्ड लाइफ या फिर फॉरेस्ट तक सीमित कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में तुरंत अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जो हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस, जो आपको दिख रहा है कि ये एक ऐसा एनवायरमेंटल क्राइसिस है जिसको बहुत जल्दी एड्रेस किया जाना ज़रूरी है, आपको क्या नज़र आता है? तो पॉलिसी तो हमारा इंडिया का वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग एक्ट है। सो वो एक्ट सब कुछ है, मगर एजुकेशन चाहिए और ग्रास रूट्स लेवल पॉलिसी भी होना चाहिए। और पूरा इंडिया में अभी 58 टाइगर रिजर्व्स ऑलमोस्ट इतना है। कॉरिडोर्स तो बनाना पड़ेगा। ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी नेशनल पार्क को कनेक्शंस बनाना पड़ेगा, कॉरिडोर्स। So that kind of policy is important to try to bring about some way of connecting places. ओके, जो लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में शुरुआत करना चाहते हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले तो शुरुआत करने के लिए, कि क्योंकि ऑफ कोर्स शुरुआत में वो महंगे कैमरा खरीदना, लेंसेज खरीदना और इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्ट करना शायद पॉसिबल ना हो, तो वो लोग जो शुरुआत कर रहे हैं अपनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, आप उनको क्या टिप्स देंगे? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तो बहुत लोग तो शुरू किया होगा अभी, मगर वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू करने का पहले थोड़ा वाइल्ड लाइफ का नॉलेज भी चाहिए होगा। तो वाइल्ड लाइफ का बुक के, बर्ड्स का बुक, नहीं तो मैमल्स का बुक, थोड़ा वो सीखना है, वो पढ़ना है। मगर फोटोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी टू कम इनटू फोटोग्राफी यू नीड द 3 P's: पैशन, पेशेंस, perseverance to get into photography.
वो basic fundamental 3 P's that you need to succeed हम्म, in wildlife photography. और फिर वहां से आप फिल्म मेकिंग में जा सकते हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना. हम्म, पहले हम भी फोटोग्राफी से शुरू किया. हम्म। फोटोग्राफी शुरू करने के बाद फिल्म मेकिंग में गया. आपको शुरुआत से ही वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर बनना था या आपने ऐसे टर्न लिया अपने करियर हाँ, में? नहीं ऐसा कुछ नहीं था. कैसे जर्नी आपकी हाँ, बताइए? वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है. तो टू सिंप्लीफाई, माय फादर हैड अ नाइकॉन कैमरा. हम्म, वो मेरे को दे दिया. मैं फोटोग्राफी शुरू किया. उससे पहले मेरे को बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट था. ये छोटा क्रीड़ा में भी इंटरेस्ट था. मगर फोटोग्राफी शुरू करने के बाद मैंने सोचा ये फोटोग्राफी इतना इम्पोर्टेंट टूल है डॉक्यूमेंट करने के लिए. उस टाइम में इतना डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था. सो फोटोग्राफी बिकेम ए डॉक्यूमेंटेशन टूल. उसके बाद मेरे को फिल्म मेकिंग में एक अपॉर्चुनिटी मिला. हम्म। सो देन आई स्टार्टेड फिल्म मेकिंग. जब लास्ट मोमेंट पे एक क्रू मेंबर नहीं आया था? हाँ, वो मेरा मेंटोर नहीं आया. हाँ, मेरा मेन फिल्म मेकिंग गुरु नहीं आया. हम्म, सो देन आई स्टार्टेड मेकिंग द फिल्म. हम्म, एंड हमारा वेस्टर्न घाट्स का बारे में, इट्स कॉल्ड माउंटेन्स ऑफ द मानसून. अभी भी यूट्यूब में देख सकता है अभी. और क्या क्या फ्यूचर डॉक्यूमेंट्रीज आपकी लाइंड अप हैं? क्या शूट कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं? अभी नीलगिरीज के बाद हमारा एक अरुणाचल में एक डॉक्यूमेंट्री चल रहा है. अभी तो एडिटिंग हो रहा है. अच्छा। सो दैट्स अबाउट द हार्ट ऑफ वाटर. तो हिमालय इतना इम्पोर्टेंट जगह है, इतना इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम है. हमारा पूरा पानी वहाँ से आएगा. तो वो डॉक्यूमेंट्री एक्सपीडिशन डॉक्यूमेंट्री with National Geographic, and it'll show the new species and the importance of water in that landscape. संदेश, हमें अक्सर ऐसा कहा जाता है कि नेचर ना हमें बहुत कुछ सिखाता है, और आप तो इतने लंबे लंबे समय नेचर में रहते हैं, पहाड़ों के बीच, जंगलों के बीच, वाइल्ड लाइफ के बीच. आपकी लाइफ का वो कौन सा ऐसा लेसन है जो आपने नेचर से सीखा हो एंड यू कैरी इट विद यू ऑलवेज? Patience. तो नेचर में तो बहुत पेशेंस भी चाहिए होगा. एंड यू कैन सी द इंटरकनेक्शन इन नेचर. सब कुछ एक एक छोटा चीज दूसरा छोटा चीज का कनेक्शन है. So we have to understand and value all the connections that makes everything whole. So that's most important thing of how interconnected every part of nature is. That's what I've understood from nature, and that's something I carry with me all the time. आप नीलगिरी से पहले भी डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं. वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? क्या वो नीलगिरीज है या कोई दूसरी डॉक्यूमेंट्री जो आपने बनाई जिसको बनाने के बाद आपको लगा हो कि सेटिस्फेक्शन आपको महसूस हुआ हो कि मैंने बढ़िया काम किया? नीलगिरीज तो हमारा पूरा टीम को इतना सेटिस्फैक्शन हुआ क्योंकि ये तो पूरा हमारा इंडिया का है. फंडिंग भी इंडिया में मिला. स्टोरी भी इतना फ्रीडम था. ये स्टोरी बनाने के लिए भी इतना फ्रीडम से बनाया. नहीं तो इस टाइप का डॉक्यूमेंट्री नॉर्मली वो बाहर से आएगा हमारा फंडिंग, और थोड़ा वो स्टाइल भी अलग होगा. मगर इस डॉक्यूमेंट्री हमारा फंडिंग रोहिणी नीलकणी से आया इंडिया में, और हमारा पूरा टीम इंडिया का और पूरा टीम नीलगिरीज का. सो इट वाज अ होम ग्रोन डॉक्यूमेंट्री एंड दैट मेड इट वेरी स्पेशल. तो अभी नेशनल ज्योग्राफिक में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अभी इंडिया में. सो millions of people will watch it, and I think our whole team is very proud of the Nilgiris film and how it all came together. And it was a work of passion. We had amazing support from so many people, and I hope everyone, the whole team, is proud of now being able to bring this documentary to millions of people across India. आपके एंटायर करियर में अगर हम आपकी किसी भी फिल्म के या किसी भी फोटो के या वीडियो के कैप्चर हुए मोमेंट की बात करें जो आपने अपने लेंस से कैप्चर किया हो, वो कौन सा फेवरेट मोमेंट है पूरे करियर का अब तक का? ओ, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा. हाँ प्लीज. हम लोग एक बार एक आईफोन से एक फोटो खींचा. आईफोन 6 में एक लिजर्ड का फोटो खींचा. वो तो इतना अवार्ड्स मिला उसको, एक फोन फोटो से. तो वो एक स्पेशल मोमेंट है. उससे पहले तो एक स्नो लेपर्ड का फोटो लद्दाख में, एक मार्किंग रॉक में मार्किंग करने का एक कैमरा ट्रैप का फोटो. वो मेरा सबसे फेवरेट फोटो है. वो नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में भी प्रिंट हुआ. ओके.
So that's one of my proud, special moments. Yes. जब ऐसे शूट कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जानवर के हमला करने का भी डर रहता है, कभी हुआ है ऐसा कि एनिमल की तरफ से अटैक हुआ हो टीम पे और फिर उन्होंने खुद को सेफ गार्ड किया हो? वो तो बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है, इधर एक सांप काट दिया, इधर एक पाइथन, ओह, वो रेस्क्यू करने का टाइम में, हम्म, तो ऐसा कुछ तो इतना स्केरी मोमेंट ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं, पता नहीं कब पर होगा। रिस्क तो रहता है ना? रिस्क तो है, हम्म, बट वी हैव टू बी कॉन्शियस हम्म, अबाउट व्हाट वी आर डूइंग, हम्म, एंड हम लोग एक्सपर्ट्स के साथ तो अच्छा, काम करता है, हम्म, so the experts will know more about the Hmm. species than we know, Hmm. so we work with closely with the experts. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। बहुत सारी चीज़ें हमें जानने समझने के लिए मिली और हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहिए, फिल्में बनाते रहिए और सुंदर सुंदर वो नज़ारे जो हम शायद नहीं देख पाए आपके लेंस के थ्रू हम देखेंगे। बाकी आपको ये कॉन्वर्जेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद, thank you. Thank you.